हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। सभी प्यारे साथियों का कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के इस धमाकेदार सेशन में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए आज है धमाकेदार सेशन लेके आया है। और हम, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे हम्बोल्ट था आधुनिक भूगोल का जो है संस्थापक, या आधुनिक भूगोल के शास्त्रीय काल का जो भूगोल होता था हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, उनमें से हमारी चर्चा चल रही थी हम्बोल्ट की। हम्बोल्ट में हमने अध्ययन कर लिया उसका जो है जीवनी, उसका जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में जन्म हुआ था। और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि हम्बोल्ट का जन्म कहाँ से हुआ है, या हम्बोल्ट कौन सी स्कूल से संबंध रखता है। तो उसका जो है आंसर था जर्मन स्कूल। तो मैंने आपको पहले ही एक पिक्चर क्लियर कर दी थी कि आपको है उनके शहर वगैरह ध्यान में नहीं रखने हैं, आपको सीधा उसका जर्मनी है वही ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने उनके ग्रंथ पढ़े थे। ग्रंथों में अपने राइनलैंड बेसाल्ट का शोध पत्र हमने पढ़ा था, क्यूबा मैक्सिको का भूगोल पढ़ा था, प्रकृति दिग्दर्शन पढ़ा था, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का वर्णन पढ़ा था, और कॉस्मोस जो उसकी महत्वपूर्ण करती है उसका अपन ने अध्ययन कर लिया जो 5 खंडों में है, जिसके कारण हम्बोल्ट को है जो प्रसिद्धि है जो मिली है। तो ये अध्ययन करने के बाद में अपन है आज की जो क्लास अपनी चर्चा करेंगे उसमें हम्बोल्ट की जो यात्राएं हैं कि हम्बोल्ट ने कौन कौन सी जगह की जो है महत्वपूर्ण उनकी यात्राएं कौन कौन सी है जो मिलती है। तो आज हम चर्चा करेंगे हम्बोल्ट की यात्राओं की। हम्बोल्ट की जो यात्राएं हैं उसने कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या खोजें की है, क्या क्या वहां से नई जानकारी जो है प्राप्त की है। जैसा कि मैंने आपको पहले जो है एक हम्बोल्ट के शब्दों में मैंने पढ़ाया था कि जो मैंने जो यात्राएं की है, अन्वेषण किए हैं, नई नई जो खोजें की है, अब यात्री जीवन से निवृत्त होकर है क्या करना है, मुझे एक लेखक बनना है। और लेखक बनकर मुझे एक जो है पुस्तक लिखनी है, वो विवरण ताकि संपूर्ण विषय को उसके बारे में पता चल सके। तो वो यात्राएं हैं, वो खोजें, वो अन्वेषण कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या उसने किया था, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम्बोल्ट की जो यात्राएं हैं, महत्वपूर्ण यात्राएं उनकी है। महत्वपूर्ण यात्राओं में उनकी जो यात्राएं मिलती है, उन यात्राओं में जो है एक तो है दक्षिणी अमेरिका की यात्रा और एक साइबेरिया रूस क्षेत्र की जो यात्रा है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों का विस्तार से अपन वर्णन करेंगे। एक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा, जो आप ये यात्राएं हैं कि कहाँ गया था, क्या क्या किया था, नई नई खोजें की थी, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी हम्बोल्ट की नई नई खोजें करने की। तो उससे एक तो आप अवगत होगे और आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम्बोल्ट क्या था, हम्बोल्ट ने क्या योगदान दिया था भूगोल को। साथ में ही यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि हम्बोल्ट है कौन कौन सी द्वीपों पे गया, कौन कौन सी जगह किया, किस चीज की खोज की, और है कौन कौन से पर्वतों पे है उनने चढ़ाई की। ऐसे कुछ है क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं एग्जाम में सीधे। तो आज हम चर्चा करेंगे जो हम्बोल्ट महोदय है उसकी यात्राओं की। शुरुआत करते हैं आज इस है धमाकेदार सेशन का। एक बार सभी थम्स अप कर देंगे शानदार रूप से, धमाकेदार रूप से है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एक बार शेयर मार दो फटाफट सभी, एक बार सभी फ्रेंड्स ग्रुप में है जो शेयर कर दो चैनल को, जो वीडियो अपना चल रहा है इसको शेयर कर दो। हम्बोल्ट ने 1769 में अपने गुरु वार्नर फ्रीबर्ग जब विश्वविद्यालय के बारे में मैंने बताया था कि वो अपने है गुरु वार्नर के साथ में है, सानिध्य में है, राइनलैंड बेसाल्ट का उसने शोध पत्र भी वहां पे लिखा था के साथ राइनलैंड बेसाल्ट क्षेत्र की यात्रा की। जो राइनलैंड बेसाल्ट क्षेत्र की यात्रा करने के बाद में वहां का जो है शोध पत्र लिखा था अपने गुरु वार्नर, जो फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय का है जो है जो वार्नर गुरु था वहां पर जहां उसने अध्ययन कार्य किया था। तो उसने उसके साथ में राइनलैंड बेसाल्ट की जो क्षेत्र की यात्रा की थी। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति इतनी थी कि उसने है शोध पत्र ही प्रकाशित कर दिया गुरु के सानिध्य में। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। हम्बोल्ट ने 1790 में जॉर्ज फोस्टर एक भूगोलवेता हुए हैं, आगे अध्ययन करेंगे हम इसके बारे में विस्तृत, के साथ हॉलैंड, बेल्जियम, मध्य व दक्षिणी इंग्लैंड, उत्तरी फ्रांस की यात्राएं की। कि 1779 में है, 1779 में उसने क्या किया, अपने गुरु वार्नर के साथ राइनलैंड बेसाल्ट की यात्रा की। फिर 1790 में उसने क्या किया, जॉर्ज फोस्टर के साथ में हॉलैंड, बेल्जियम, मध्य व दक्षिणी इंग्लैंड, उत्तरी फ्रांस की है जो क्या है यात्रा की थी। जिसका उल्लेख है, इस यात्रा का जो उल्लेख है जॉर्ज फास्टर के जो ग्रंथ है निचली राइन के रेखा चित्र में किया गया है।
कि जॉर्ज फॉस्टर के ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, जबकि हम्बोल्ट के ग्रंथों में जॉर्ज फॉस्टर के साथ में जो यात्राएं की गई है उसका उल्लेख है यहाँ पे जो है नहीं मिलता। लेकिन जो जॉर्ज फॉस्टर की जो रचना है निचली राइन के रेखा चित्र, निचली राइन के रेखा चित्र में है हम्बोल्ट का विवरण मिलता है कि हम्बोल्ट भी हमारे साथ में था जब हमने ये जो है इस क्षेत्र की यात्राएं की थी, इस क्षेत्र में नई नई जो खोजें की थी। उस साथ में हम्बोल्ट भी जो है हमारे साथ में सहयोगी की भूमिका निभा रहा था। हम्बोल्ट का कहना था कि मेरी भूगोल में रुचि जॉर्ज फॉस्टर के कारण हुई है। ये ध्यान में रख लेना आप। अब कोई ना कोई व्यक्ति है, उसकी जो रुचि पैदा होती है, किसी चीज में रुचि होती है, किसी भी क्षेत्र में रुचि होती है, उसके पीछे जो है एक है किसी महापुरुष का जो है योगदान होता है। या तो उसका गुरु हो सकता है, या उसका कोई रिलेटिव हो सकता है, या उसका कोई सहयोगी हो सकता है, या कोई उसका मित्र हो सकता है। उसका जो है उसका योगदान है जो होता है, उसको जो है किसी क्षेत्र में है डेवलप करने के लिए, लॉन्च करने के लिए, जैसे बोल सकते हैं अपन की किसी क्षेत्र में है उसको बढ़ावा देने के लिए किसी ना किसी का योगदान जरूर होता है, चाहे वो फैमिली सपोर्ट या अन्य किसी प्रकार का सपोर्ट उसको मिले। तो हम्बोल्ट का भी यही कहना था कि मेरी जो भूगोल में रुचि है वो जॉर्ज फोस्टर जिसके साथ में उसने काफी सारी यात्राएं की थी के कारण ही जो है पैदा हुई है, भूगोल में जो रुचि पैदा हुई है जॉर्ज फोस्टर के कारण ही हुई है। आगे चर्चा करते हैं हम्बोल्ट के बारे में और जॉर्ज फोस्टर कैप्टन कुक की दूसरी यात्रा में उसके साथ गया था। अब कैप्टन कुक मैंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, अंटार्कटिका के चक्कर लगाया था। जेम्स कुक ने अंग्रेजी नौसेना अधिकारी था, एक पुनर्जागरण काल का खोजी यात्री था, यूरोप का था ये जो कैप्टन कुक था। अब उसके साथ में दूसरी यात्रा में मैंने उसकी 3 यात्राएं पढ़ाई थी आपको कैप्टन कुक की। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, या आपने प्रॉपरली रूप से नोट्स बनाई है तो वहां पे आपको मिल जाएगी कि जॉर्ज जो कैप्टन कुक की है 3 यात्राएं कौन कौन सी है। तो जॉर्ज फोस्टर है उसके साथ में दूसरी यात्रा में उसके साथ में गया था कैप्टन कुक के साथ में। 1792 में हम्बोल्ट को जर्मनी के प्रसा राज्य में खनिजों का निर्देशक बना दिया गया। कि 1792 में है हम्बोल्ट को है जर्मनी में उसका जन्म हुआ। अब जर्मनी की प्रसा राज्य है, पर्सिया भी बोल सकते हैं, प्रसा राज्य में है खनिज विभाग का जो है प्रमुख बना दिया गया, खनिजों का निर्देशक उसको है जो बना दिया गया हम्बोल्ट को। क्योंकि एक भूगर्भ शास्त्री था, वो भूवैज्ञानिक था, उसकी रुचि थी भूगोल में, और भूगोल के क्षेत्र है उस हर क्षेत्र लगभग हर क्षेत्र में उसकी रुचि मिलती है, चाहे भूआकृति विज्ञान हो, जलवायु विज्ञान हो, इसमें जो है समुद्र विज्ञान में भी उसका काफी सारा योगदान मिलता है। जब समुद्र विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो हम्बोल्ट का है नाम बड़ी शान शौकत से वहां भी लिया जाएगा, क्योंकि उसने भी वहां पे एक है अच्छी चीज की खोज की जो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो 1792 में क्या किया, हम्बोल्ट को जर्मनी के प्रसा राज्य में खनिजों का जो निर्देशक है बना दिया गया। इस दौरान उसने दक्षिणी जर्मनी की यात्राएं की। जब उसको है खनिज का निर्देशक बना दिया, खान का जो है प्रमुख बना दिया परसा में, जर्मनी की परसा में, तब उसने दक्षिणी जर्मनी है उसकी जो है यात्राएं की। चट्टानों में चुंबकीय दिक्पात का अध्ययन किया। जो चट्टानों में चुंबकीय तत्व है, चुंबकीय गुण है, उसका अध्ययन किया है। क्योंकि आपको पता है कि वो जब भी कहीं भी आपके अपने जाता था तो अपने साथ 48 प्रकार के जो यंत्र है साथ में ले जाता था। उन यंत्रों की सहायता से चट्टानों में चुंबकीय जो दिक्पात का है हम्बोल्ट ने जो अध्ययन किया है। 1792 के बाद, मतलब 1792 के बाद उसने आल्प्स पर्वत के चट्टानों के अध्ययन हेतु, आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप का आल्प्स पर्वत है के अध्ययन हेतु चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और इटली की जो है यात्रा की। अभी तो ये इटली मतलब वहीं पे ही है, कहाँ पे है ये, अभी तो अपने क्षेत्र में ही है, आसपास के क्षेत्रों में ही गया है। क्योंकि कब कोई शुरुआत होती है तो पहले आसपास के क्षेत्र कवर होते हैं, धीरे धीरे करते हैं। कोई गांव होता है, गांव से कोई है शहर होता है, शहर से कोई राज्य होता है, राज्य से देश होता है, देश से है जो संपूर्ण विश्व है, वहां तक जो है कोई विचारधारा या कोई व्यक्ति पहुंचता है। तो शुरुआत एक छोटे से होके बड़े रूप में है जो जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ भी था कि उसने पहले जर्मनी की यात्रा की, जर्मनी में है यात्रा करने के बाद 1792 में आल्प्स पर्वत के चट्टानों के अध्ययन हेतु, मतलब उसने सोचा कि आल्प्स पर्वत के चट्टानों का अध्ययन करेंगे कि वो चट्टानें किस प्रकार की है।
अब आग्नेय है, अवसादी है, रूपांतरित है, खनिज कौन से है, संसाधन कौन से, उसमें उर्वरक है या नहीं है, और भी काफी सारी जो जानकारी है, उसका उद्भव कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, चट्टानों का कालक्रम क्या है, इत्यादि खोजने के लिए वो है चट्टानों आल्प्स पर्वत की तरफ रवाना हो गया। अब वो चेकोस्लोवाकिया पहुंचा, ऑस्ट्रिया गया, स्विट्जरलैंड और इटली है उसकी उसने संपूर्ण जो है यात्रा कर ली थी, क्योंकि वह अपने गुरु वार्नर के इस सिद्धांत को साबित करना चाहता था। अब शिष्य है, अगर गुरु का आज्ञाकारी है तो अपने गुरु का तो वो मान सम्मान करेगा ही। अब गुरु का मान सम्मान करने और विश्व के सामने गुरु को प्रसिद्धि दिलाने, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गुरु है उसका वार्नर, उसने सिद्धांत दिया था अवसादी चट्टानों का निर्माण जल से होता है, उस सिद्धांत को सच साबित करने के लिए निकल पड़ा भाई, यात्रा करने के लिए। अब यात्रा करने के लिए निकल पड़ा तो उसने है आल्प्स पर्वत की यात्रा के बारे में सोचा। अब सिद्धांत उसके गुरु का था अवसादी चट्टानों का निर्माण जल से होता है, कि जो अवसादी चट्टान है उसका जो निर्माण होता है, कि जल से अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है। 1797 की बात आती है, 1797 में वेस्ट इंडीज की यात्रा के लिए, कि उसने वेस्ट इंडीज की यात्रा के लिए वियना और पेरिस गए। पेरिस में उनका संपर्क प्रसिद्ध है शास्त्री बोनपालैंड से हुआ। बोनपालैंड या आपको बुक में देखने को मिलेगा वॉन प्लांड, मतलब एक ही बात, दोनों बोल था, एक ही नाम है, लेकिन इनको है अलग अलग है बात, जो है बुक राइटरों द्वारा अलग अलग परिभाषित किया गया है। बोनपालैंड है ये, एक है वॉन प्लांड है, दोनों एक ही बोल लेता है। तो प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे ये, उनका संपर्क हुआ। अब वार्नर के साथ में संपर्क था, जॉर्ज फोस्टर के साथ में संपर्क था, अपने गुरु है, 3 भूगोलवेत्ता से उसका संपर्क हो गया। एक तो गुरु वार्नर के साथ में, एक हो गया इसका जॉर्ज फोस्टर के साथ में, और एक वार्नर के साथ में है, वो तो बताया था कि गुरु था वार्नर, उसका पहले से इसका संबंध था। अब जो है वनस्पति शास्त्र वॉन प्लांट या बोनपालैंड के साथ है, उसका संबंध हो गया। फिर 1798 की बात आती है, इसमें उसने प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री बोनपालैंड के साथ में, जो प्रसिद्ध है वनस्पति शास्त्री था बोनपालैंड, वॉन प्लांट, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, बोनपालैंड आ जाए या वॉन प्लांट आ जाए, एक ही भूगोलवेत्ता का नाम है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचा, उसको साथ ले लिया भाई, वॉन प्लांट या बोनपालैंड को है साथ में ले लिया, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचा। इस दौरान उसने पहली बार ऊंचाई के साथ घटते तापक्रम का है तापमान का तो अध्ययन किया था। अब है वो कहां पहुंचा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचा। कब पहुंचा, 1798 में पहुंचा। वहां पे क्या उसने है खोज की कि ऊंचाई के साथ घटते तापमान का अध्ययन किया। जैसे जैसे ऊंचाई पे अपन चढ़ते जाएंगे तापमान घटता जाएगा। अगर आपने जो है जलवायु विज्ञान आपने पढ़ी है, जलवायु विज्ञान में वायुमंडल आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, अपने इस चैनल पे अभी शुरुआत नहीं किया आपने जलवायु विज्ञान का, तो आपको एक रेशियो याद होगा कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो कमी आती है, और 1 किलोमीटर ऊंचाई पे अगर हम चले जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है या 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान में जो है गिरावट आ जाती है। तो उसकी खोज है की थी कि पहली बार ऊंचाई के साथ घटते तापक्रम का क्या है अध्ययन किया। किसने किया, हम्बोल्ट ने किया। किसके साथ में किया, बोनपालैंड के साथ में किया। कहाँ किया, स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचा था, उस समय है किया था जब आल्प्स पर्वत पे जा रहा था। इसी आधार पर उन्होंने स्पेन में एक मेसिटा पठार है, उसका जो है अध्ययन किया था इसने हम्बोल्ट ने। तो हमने है जो इसमें आपको क्या रखना है, इनमें मेन इनकी जो है डेट ये ध्यान में रखनी है आपको। अब डेट किस प्रकार ध्यान में रखनी है, 1769 है, सॉरी 1779 है, उसमें है राइनलैंड बेसाल्ट क्षेत्र की यात्रा की वार्नर के साथ में। 1790 है जॉर्ज फोस्टर के साथ में हॉलैंड, बेल्जियम, मध्य व दक्षिणी इंग्लैंड, उत्तरी फ्रांस की यात्रा की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसकी जो है यात्रा है 1792 की, जर्मनी की परसा राज्य में है। ये भी ध्यान में रखना आपको, यात्रा नीति खनिजों का निर्देशक इसको बना दिया गया था जर्मनी की परसा राज्य में 1792 में। उसके बाद में 1792 में आल्प्स पर्वत के चट्टानों के अध्ययन हेतु निकल पड़ा। कहाँ गया, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और इटली है उसकी यात्राएं की 1792 में। फिर 1797 में उसने वेस्ट इंडीज की यात्रा की, वियना पेरिस गए। ठीक है, उसका संबंध है वॉन प्लांट से हुआ।
1798 में वो उस वॉन प्लांट को मिलते ही उसको भी साथ लेके निकल पड़ा। मतलब जिससे मिल गया है उसको ही अपने साथ कर लेता था। हम्बोल्ट बहुत है महान भूगोलवेता के रूप में माना जाता है कि अपनी जो है वैचारिकता से वह प्रभावित करता था अगले को। तो 1798 में है स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचा। फिर वहां पे क्या किया, ऊंचाई के साथ घटते तापक्रम का है जो अध्ययन किया। ठीक है, 1798 में ही स्पेन के मेसिटा पठार का जो है इसने है जो अध्ययन किया। अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे दक्षिणी अमेरिका की यात्रा की शुरुआत करेंगे आज, कि दक्षिणी अमेरिका की कौन कौन सी यात्राएं की थी, क्या क्या खोजें की थी, कब कब यात्राएं की थी, कौन कौन साथ में था उसकी यात्रा के दौरान। तो हम्बोल्ट ने 1799 वेनेजुएला की गुयाना बंदरगाह पहुंचे। हम्बोल्ट है जो 1799, अब 98 तक मैंने पहले बता दिया था। 1799 में दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के लिए इसको जाना था, निकल पड़ा अपने हैं घर से। ये भूगोलवेता बहुत ही है महान चीज होते थे ये, जब घर से निकल जाते थे किसी खोज में किसी यात्रा में, तो 8-8 10-10 साल, कई बार तो 20-20 साल भी इनको गुजर जाते थे वापिस अपने क्षेत्र में आने के लिए। ये बस है अपने साथ में जो अपने उपकरण लेके है निकल जाते थे घर से, और एक क्षेत्र से की खोज कर ली, दूसरा क्षेत्र पास है उस पे चले गए, तीसरे क्षेत्र पे चले गए, ऐसे खोजें करते रहते थे और अपना है जो है उसमें है डायरी में नोट करते रहते थे। फिर जब घर आते थे तो इनकी है पुस्तक है विस्तृत रूप से इसका जो वर्णन प्रस्तुत करते थे। तो इसलिए इनका अध्ययन किया जाता है कि भूगोलवेता हुए हैं, इनका महान योगदान मिलता है विश्व को अवगत करवाने में। तो हम्बोल्ट ने 1799 में वेनेजुएला के क्यूयाना बंदरगाह पहुंचे। वेनेजुएला कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के क्यूयाना ये बंदरगाह है पर पहुंचे, कहां से पहुंचे, जर्मनी से पहुंचे। कौन से सी से होकर पहुंचे, कहां से जाते हैं, तो यूरोप है कंट्रीज है, वहां से जब है अमेरिका कंट्रीज की तरफ जाते हैं तो बीच में अटलांटिक ऐस आकृति का जो है महासागर आपको देखने को मिलता है। आपने अगर समुद्र विज्ञान पढ़ा है तो उसकी जलधारा भी पढ़ी होगी, जलधाराओं में हम्बोल्ट का नाम भी आता है, तो वो संपूर्ण चर्चा करेंगे। उसके बाद वह समुद्र तट के सहारे कारकस पहुंचे, दक्षिण अमेरिका का कारकस पहुंचे, जहां उन्होंने वेलेंसिया झील की खोज की। वेनेजुएला में ही है वेलेंसिया झील, उसकी खोज किसने की, हम्बोल्ट ने की थी। और शुरुआत में ही खोज की थी, कब, 1799 के आसपास में खोज कर दी थी। हम्बोल्ट ने देखा कि झील निकटवर्ती वन क्षेत्र के नष्ट होने के कारण सिकुड़ रही है, कि वेलेंसिया झील है निकटवर्ती जो वन क्षेत्र है, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास है जो वन क्षेत्र आएंगे ही, भूमध्य रेखीय जो है वृक्ष वहां पे देखने को मिलेंगे, सघन वृक्ष देखने को मिलेंगे वहां पे। तो उन वृक्षों की अधिकता के कारण है जो झील है वो सिकुड़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है, उसका जल संग्रहण क्षेत्र कम होता जा रहा है। ऐसा हम्बोल्ट ने वहां जाकर अवलोकन किया था। इस आधार पर उसने वनों एवं वर्षा में संबंध स्थापित किया, कि उसने देख लिया कि वेलेंसिया झील ने निकटवर्ती वनों से सिकुड़ती जा रही है, तो इसी आधार पर उसने क्या किया, वनों एवं वर्षा में संबंध है जो स्थापित है किया, और बताया कि वनस्पति की अधिकता है, कि वेलेंसिया झील या वेनेजुएला में है जो वनस्पति है उसकी अधिकता है। अब उस समय उनको इतना है जो नॉलेज नहीं था कि यहाँ से है भूमध्य रेखा जो है गुजरती है, तो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे है उच्च तापमान रहने के कारण वायुदाब निम्न रहता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब जब हवाएं चलती है समुद्रों से, तो वहां पे बरसात होती है, और प्रतिदिन वहां पे बरसात होती है। सबसे ज्यादा बरसात वहां पे देखने को जो है मिलती है। सबसे ज्यादा बरसात होगी तो वहां पे है जो वृक्ष अधिक मिलेंगे आपको, वन की अधिकता होगी। अगर वन की अधिकता होगी तो जैव विविधता ऑटोमेटिकली वहां पे अधिक पाई जाएगी, क्योंकि वनों में है जीव जंतु है जो निवास करते हैं अधिक। आइए चर्चा करते हैं आगे इसके बारे में। उन्होंने बुफोन के सिद्धांत को सही साबित किया कि वनों के नष्ट होने से नदी व झीलें सूखती है, कि एक बुफोन महोदय हुए हैं, उसने सिद्धांत दिया कि वनों के नष्ट होने से नदियां व झीलें सूखती है। जबकि यहाँ पे उसने अवलोकन करके है बताया था कि वनों के नष्ट होने से नदियां व झीलें सूखती है, और जलवायु में जो है परिवर्तन भी वनों के नष्ट होने से होता है। मतलब वन है इंपॉर्टेंस रखते हैं नदियां और झीलों के लिए, और जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए अनुकूल जलवायु के लिए है जो वन है वो है इंपॉर्टेंस रखते हैं।
वेनेजुएला में 28 अक्टूबर 1799, अभी 1799 की बात चल रही है जब वो वेनेजुएला पहुंचा था। उस 28 अक्टूबर 1799 को सूर्य ग्रहण का, जो सूर्य ग्रहण का है क्वाड्रेंट यंत्र, जब मैंने आपको 7-8 यंत्र 48 यंत्र साथ लेके चलता था तो मैंने बताया था क्वाड्रेंट यंत्र था कि उसके सूर्य कोण मापा जाता है, की सहायता से उसकी ऊंचाई का जो है कोण मापा, किसका, सूर्य ग्रहण का है, सूर्य का जो ऊंचाई का जो कोण मापा था वेनेजुएला में। इस दौरान उसका चेहरा झुलस गया। अब मैंने आपको हम्बोल्ट की है पिक दिखाई थी, आपको पता है कि हम्बोल्ट का चेहरा कितना था, यानी कि कहे तो एकदम साफ सुथरा चेहरा था हम्बोल्ट का। लेकिन वो पहले की पिक थी, जब उस दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गया तो उसके बाद में उसका चेहरा है आधा चेहरा झुलस गया था, जब उसने ऊंचाई पर जाकर है सूर्य ग्रहण का जो है कोण मापने की है जो कोशिश की थी, उस समय उसका चेहरा झुलस गया, एक तरफ से झुलस गया, तो उसकी सुंदरता वहीं नष्ट हो गई। लेकिन ये है विचलित नहीं हुआ, अपने पद से लगातार यात्राएं करता रहा, खोजे करता रहा। तो अपने चेहरे से पहचान नहीं बनती है, पहचान बनती है महान कार्यों से, उस पर कार्य करता रहा और अंत में इसने है जो महान पहचान संपूर्ण विश्व में जो बनाई है। आइए चर्चा करते हैं आगे। आगे चर्चा करते हैं, हम्बोल्ट ने ओरिनिको नदी की खोज की। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, ओरिनिको नदी की खोज करता कौन है, हम्बोल्ट। और यह बताया कि अमेजन से जुड़ी हुई है, कि ये नदी है जो अमेजन है उससे जुड़ी हुई है। उसने ओरिनिको नदी बेसिन का 1725 मील क्षेत्र का जो है एक मानचित्र भी बनाया था। तो ओरिनिको नदी की खोज किसने की, हम्बोल्ट ने। ओरिको नदी बेसिन का जो है मानचित्र कितने मील का बनाया, 1725 में, किसने बनाया, हम्बोल्ट ने। ये ध्यान में रखना है आपको, अच्छे फैक्ट्स हैं ये। उसने यह भी बताया कि ओरिनिको नदी को अमेजन की सहायक नदी रियो निग्रो अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है, कि अमेजन की सहायक नदियां है रियो निग्रो नदी है, वो ओरिको नदी को अधिग्रहण करने यानी अपने अंदर समाहित करने की है प्रक्रिया में चल रही है। उसने वेनेजुएला के लानोज घास मैदान की जो है यात्राएं की। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का जो लानोज घास का मैदान है, वैसे है उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान मिलते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में है पंपास मिलते हैं, लेकिन वेनेजुएला में लानोज घास जरूर मिलता है। वहां पे है लानोज घास है जो है घोड़ों वगैरह के लिए है, जीव जंतु के लिए उपयोगी है, खाने में स्वादिष्ट घास है लानोज। उसकी यात्राएं की थी, उस घास के मैदान की उसने यात्राएं की थी। उसके बाद वह नवंबर 1800, अब 1799 से 1800 में आ गया भैया, क्यूबा लौट आया, कि क्यूबा है वो क्यूबा आ गया नवंबर 1800 में क्यूबा द्वीप पर आ गया। 1801 में हम्बोल्ट और वॉन प्लांट क्यूबा से पनामा होते हुए कोलंबिया के फोर्ट जीना बंदरगाह पहुंचे। कि 1801 की बात आती है कि हम्बोल्ट और वॉन प्लांट साथ में ही थे इसके, क्यूबा से जो पनामा है, पनामा नहर है होते हुए कोलंबिया है के कोर्ट जीना बंदरगाह पर है पहुंचे। पनामा वाले भाग को देखकर हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम पनामा नहर का सुझाव दिया। जो पनामा नहर है उसका सुझाव भी हम्बोल्ट ने दिया था सर्वप्रथम। उसने बताया कि मध्य अमेरिका की पनामा भूसंधि से एक नहर खोदी जा सकती है, कि जो है यूरोप से है हिंद महासागर को कनेक्ट करने के जो महत्वपूर्ण नदी है, सॉरी जो है पनामा नदी है, पनामा नदी के बारे में उसने बताया था कि मध्य अमेरिका के उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो बीच है पनामा नहर की भूसंधि से एक नहर खोदी जा सकती है, मतलब कृत्रिम नहर है एक दोनों के बीच में। क्योंकि जब पहले जब ये नहर नहीं थी तो है पूर्व से पश्चिम जाते थे, उत्तर अमेरिका से पूर्वी अमेरिका है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका या पूर्वी दक्षिणी अमेरिका से पश्चिम में जाते थे, तो पूरा महाद्वीप का चक्कर लगा के जाना पड़ता था। लेकिन बाद में इस जो भूसंधि हो गई इसके बाद में सीधा है दूसरे तट पर चले जाते हैं, प्रशांत महासागर की तरफ जो तट है अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की तरफ चले जाते हैं। कोर्टजीना बंदरगाह पहुंचने के बाद वह दोनों एंडीज पर्वतमाला पर पहुंचे। अब एंडीज पर्वत कहाँ का है, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, रॉकी पर्वतमाला, आपको ध्यान में रखना है ये भी, एंडीज और रॉकी। तो कोर्टजीना बंदरगाह पहुंचने के बाद वह दोनों एंडीज पर्वतमाला है जो है वहां पे पहुंचे थे, एंडीज पे।
एंडीज पर्वत की फसलों पर ऊंचाई, तापमान और वनस्पति के प्रभाव का अध्ययन किया। अब एंडीज पर्वत पे उसने क्या किया, ये आपको पढ़ना है कि तापमान व वनस्पति के प्रभाव का है जो फसलों पर है अध्ययन किया। ऊंचाई के साथ तापमान और वनस्पति के प्रभाव का जो पर्वत की जो फसल है, पर्वतों पे जो होने वाली फसल है, उसका अध्ययन किया। उसने एंडीज पर्वत की वनस्पति की एक परिच्छेदिका है तैयार की, एक मानचित्र तैयार किया, वनस्पति का एक विवरण तैयार किया और सर्वप्रथम वनस्पति पर जलवायु के प्रभाव का है अध्ययन किया। वो ये भूगर्भ शास्त्री था और यहाँ पे जलवायु पे काम कर रहा है। आने वाले समय में ये समुद्र विज्ञान में भी काम करेगा जब अपन अध्ययन करेंगे इसका आगे। इसने इक्वेडोर की चिम्बोरोलॉजी चोटी पर है चढ़ाई की। चिम्बोरोलॉजी पर्वत आपको ध्यान में रखना है, इक्वेडोर का है, दक्षिण अमेरिका का। उस समय सबसे ऊंची चोटी बताया जाता था। किसको बताया जाता था सबसे ऊंची चोटी? जो है इक्वेडोर की चिम्बोरोलॉजी चोटी है पर चढ़ाई की थी और उस समय सबसे ऊंची चोटी थी चिम्बोरोलॉजी। उस चोटी की चढ़ाई के दौरान उसने सर्वप्रथम बताया कि ऊंचे पर्वतीय भागों में वायुदाब में कमी के कारण सर में चक्कर आते हैं। कि इसने बताया कि पर्वतीय भाग है उसमें ऊंचाई पर जाते हैं तो सर में चक्कर से आने लग जाते हैं, ऐसे बताया था। जून 1802 में वह पेरू की राजधानी लीमा पहुंचा। 1802 में कहां पहुंचा? पेरू की राजधानी लीमा में पहुंचा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है और मैं ये संपूर्ण अध्ययन करवा रहा हूं। आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा मैटर ये कि सर आज क्या पढ़ाने लग गए, लेकिन ये पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम्बोल्ट का योगदान काफी मिलता है। आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक इसको माना गया है और इसकी यात्राएं महत्वपूर्ण है, तो यात्राएं को अपन को संपूर्ण पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको टिप्स पे करवा दूंगा, ये ट्रिक लेके आऊंगा तो उसे शानदार रूप से आपको है जो याद करवा दूंगा। अभी तो आप इसको है जो पढ़ते जाइए। यहाँ पेरू के समुद्र तटीय भाग में गुयाना चिड़िया से की बीटों से निर्मित चट्टानों का अध्ययन किया। पेरू जो है पश्चिमी तट है, पेरू का तट बोलते हैं उसको, कि वहां पे गुयाना जो है चट्टान है वो किससे बनी है? चिड़िया की बीटों से निर्मित है। और बताया कि ये चट्टाने बहुमूल्य उर्वरक का स्रोत है, कि उसने सैंपल है लिया वहां से, फिर उसके बारे में अध्ययन किया और बताया कि ये बहुमूल्य है, उर्वरक बन सकता है इस चट्टान का। और वर्तमान में उस जो गुयाना चट्टान है वो उर्वरक के काम में ली जा रही है, उर्वरक हो रहा है। तो उसके बाद में है एक कथन है जो यहाँ पे देखने को मिलता है समुद्र विज्ञान से संबंधित। पेरू के तट पर ही उसने एक ठंडी धारा की खोज की जिसे वर्तमान में हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। कि पेरू के तट है वहां पे उसने एक ठंडी धारा की खोज की थी, एक ठंडी धारा की है खोज की थी। पहले विश्व को पता नहीं था उसके बारे में, जिसे वर्तमान में हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा के नाम से है जो जाना जाता है। और ये प्रशांत महासागर की धारा है, पेरू की धारा है, हम्बोल्ट की धारा। तो वहां पे जाके इसने है इसकी खोज की थी। तो ये भूगर्भ शास्त्री था, जलवायु वेत्ता था, समुद्र विज्ञान से भी इसका संबंध था। तो ये ऑलराउंडर था हम्बोल्ट, इसलिए इसका विवरण है जो ये ज्यादा पढ़ने को मिलता है। उसने पहली बार समुद्री जल में गति के बारे में है जो बताया था कि समुद्री जल में गति है, कि समुद्री जल की गति किस प्रकार होती है उसके बारे में बताया था। कि समुद्री जल कहां से कहां की तरफ गमन करता है, हलचल कैसे होती है, उसमें धाराएं कैसे चलती है, इसके बारे में उसने अपने विचार रखे थे। 1830 में हम्बोल्ट के साथ इक्वेडोर की गुआकिल से मैक्सिको के आकापुल बंदरगाह पर बोनपालैंड पहुंचे, मतलब ये अभी भी साथ में है। 1803 में हम्बोल्ट के साथ इक्वेडोर के गुआकिल है मैक्सिको के आकापुल बंदरगाह पर बोनपालैंड पहुंचे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम्बोल्ट ने मैक्सिको की जनसंख्या का अध्ययन किया, कि मैक्सिको की जनसंख्या उसका अध्ययन किया। ये कथन है वो पहले वाला है, टाइपिंग में थोड़ा जुड़ गया है, आपको वही इतना ही ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर हम्बोल्ट ने मैक्सिको की जनसंख्या का है जो अध्ययन किया है। हम्बोल्ट बोनपालैंड के साथ 1804 में यूएसए के फिलाडेल्फिया पहुंचा, वहां के प्रसिद्ध दार्शनिक जेफरसन से भेंट की है। 1804 में यूएसए के फिलाडेल्फिया क्षेत्र में गया और वहां पर जो प्रसिद्ध दार्शनिक जेफरसन पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। जेफरसन की विस्तृत चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आता है जेफरसन से, तो उससे उन्होंने है जो है मुलाकात की। उसके बाद फ्रांस के बंदरगाह बोर्डियो पहुंचा, अब वापिस चला गया फ्रांस की तरफ, फ्रांस के बंदरगाह बोर्डियो पहुंचा। उसके बाद वह पेरिस पहुंचा, पेरिस आ गया। पेरिस में उसकी यात्राओं से चकित होकर वहां के शासक ने जासूसी करार दे दिया। अब भाई कोई है, एक व्यक्ति है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, मतलब लगातार यात्राएं कर रहा है, वहां से नई नई सैंपल ले रहा है, तो अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहा है
और है ऐसे ही भ्रमण कर रहा है, तो वहां के शासक को ऐसे हो गया कि ये एक जासूस तो नहीं है, कहीं हमारी जो है देश का जासूसी तो करने नहीं आया है, या दूसरे महाद्वीप से इस महाद्वीप के जो जासूसी करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। तो जासूसी करार दे दिया कि एक जासूस हो सकता है। जासूस का ही काम होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाना, वहां की जानकारी इकट्ठी करना और अपनी है डायरी में नोट करना। 1806 में हम्बोल्ट ने इटली के विसुवियस ज्वालामुखी को देखकर उसकी तुलना एंडीज पर्वत है जो दक्षिणी अमेरिका के, उसकी ज्वालामुखी से की कि 1806 में हम्बोल्ट ने इटली के विसुवियस ज्वालामुखी है उसको देखकर उसकी तुलना एंडीज के ज्वालामुखी से की। आगे चर्चा करेंगे साइबेरिया की यात्रा, लेकिन वो होगा अपने कल के सेशन में। साइबेरिया की यात्रा कल चर्चा करेंगे, कल अपना साइबेरिया की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। मुश्किल से 1 या 2 क्लासेस में अपना जो हम्बोल्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका है हम पर विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहा है और मैंने क्या पढ़ाया है आपको। तो है विस्तार से अपन है इसकी चर्चा करेंगे। आपने की है दक्षिण अमेरिका की यात्रा की। तो 1799 में वेनेजुएला के गुयाना बंदरगाह पहुंचा। फिर 1799 में है सूर्य ग्रहण का ऊंचाई का कोण मापा उसने। 1725 में ओरिगोन अधिवेशन का मानचित्र बनाया था उसने, पहले की बात है 1725। 1800 में क्यूबा लौटा है वो। 1801 में है कोलंबिया के कोर्जिना बंदरगाह पहुंचा। इनको आपको है विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 1802 में पेरू की राजधानी लिमा है वो पहुंच गया। फिर है 1803 में हम्बोल्ट के साथ इक्वेडोर के ग्वाकिल से मेक्सिको के अकापुल बंदरगाह, मेक्सिको अकापुल बंदरगाह है वहां पहुंचे। 1804 में यूएसए के फिलाडेल्फिया पहुंचा और दार्शनिक है जेफरसन से भेंट की। 1806 में है इटली के विसुवियस ज्वालामुखी को देखकर उसकी तुलना एंडीज की ज्वालामुखी से है जो की थी हम्बोल्ट ने की थी। तो आज का सेशन इतना ही है। आज के सेशन में हमने चर्चा की दक्षिण अमेरिका की जो यात्राएं होती है, उसमें यात्रा में हमने अनेक पहलुओं को देखा, अनेक है फैक्ट्स को देखा, अनेक है उस वो कहाँ कहाँ गया था उनको देखा और क्या क्या वहां पे खोज की थी, उस उनका संपूर्ण अपन ने जो है अध्ययन किया है। कल का सेशन है रहेगा अपना साइबेरिया की यात्रा से संबंधित। साइबेरिया की यात्रा में उसने क्या क्या खोजा इससे संबंधित रहेगा। तो साथियों है उम्मीद है कि हमारे जो सेशन है वो आपको पसंद आ रहे होंगे। कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस वैसे भी काफी लोगों की पसंद बन चुका है। आने वाले समय में और बेहतरीन करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। आपको है बेहतरीन रूप से है यहाँ पे संपूर्ण है तैयारी करवा दी जाए निःशुल्क। आपको जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अपन एक सिलेबस से रिलेटेड एक रखेंगे सेशन, और उस सिलेबस को है स्मार्ट रूप से है अध्ययन करने की पेशकश की जाएगी। किस प्रकार से हम कम समय में है पूरा सिलेबस कवर कर सकेंगे। साथ में आपको एनसीईआरटी यहाँ पे निःशुल्क मिलेगी। कॉस्मोस सिर्फ कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आपको है घोषणा कर दी जाएगी। एक है महा सेमिनार रखा जाएगा, उसमें आने वाले समय में जल्दी आपको है घोषणा कर दी जाएगी। साथ में है जितनी भी 10 यूनिट्स है उनकी जो संपूर्ण है आपको यहाँ पे तैयारी है जो निःशुल्क करवाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन में है काफी सारे विद्यार्थी है जो है ऑनलाइन कोर्सेज है नहीं खरीद पाते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज खरीदने का कारण यही है कि पारिवारिक आय है लगभग 4 महीने से है ठप हो चुकी है, उनके पास में इतने पैसे नहीं है, और ऑनलाइन कोर्सेज भी कितने महंगे हो रखे हैं कि जो आम छात्र उसको खरीद नहीं पाता। उसको ही मद्देनजर रहते हुए कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज ने है जो अपनी क्लासेज स्टार्ट करी है कि है विद्यार्थियों इस लॉकडाउन में है या आने वाले समय में निःशुल्क है तैयारी यहाँ पे करवाई जाए। एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह, यानी कि संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाए। ऐसे कि नहीं है कि कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, कोई चीज आपको कंप्लीट नहीं कराई, आपके डाउट क्लियर नहीं हुए, आपको वो है फैक्ट याद नहीं हुए, आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हुई। हर एक एंगल को लेकर कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए डे बाय डे क्लास लेके आता है। तो उम्मीद है कि आपको है जो सेशन पसंद आ रहे होंगे। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज पे आप है क्लासेज रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो, और जो रेगुलर बेसिस पे बने रहेगा मेरे भाई, जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे बने रहेगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा। ज्योग्राफी में है अच्छे मार्क्स है प्राप्त कर पाएगा जो रेगुलर बेसिस पे है क्लास है जो लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक धन्यवाद, बाय साथियों।